1-2 दिन में आ जाएगा। सल्फर के पहले तो मैं डॉट्स बना लूं, ऑक्सीजन फैमिली का है ये, तो सल्फर के डॉट्स कितने बन गए मेरे पास? 6 डॉट्स बन गए, राइट। और ऐसे ही एक ऑक्सीजन मैंने यहां बनाया और मेरे पास दोनों का ऑक्टेट पूरा है लॉजिकली, ठीक है। अब बनाने को यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता था, बनाने को यहाँ एक और ऑक्सीजन ले आऊं तो डबल बॉन्ड भी बन सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट डे जब हमने शुरू किया था, फर्स्ट डे तो शायद मुझे लगता है मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाई भी नहीं थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बस लास्ट में थोड़ा सा लाई थी। अब आप फाइनल स्ट्रक्चर जहां भी आपने SO2 का बनाया, प्लीज रीच देयर इन योर कॉपीज, वो स्ट्रक्चर भी बना रहे जो डबल बॉन्ड वाला है, आप उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि कल को आपको फिर कंफ्यूजन हुई तो आप यहां आओगे तो यहां आप क्या पढ़ोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के होने को तो दोनों फीजिबल दिखते हैं मेरी कॉपी में, डॉट्स बना के तो मेरी कॉपी में मैं दोनों सल्फर डाइऑक्साइड बना सकती हूं, बट फाइनली मेरे को नेचर में जाके इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस कंफर्म करनी पड़ी। देन आई केम टू नो कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अब मतलब बहुत जल्दी ही ये टॉपिक आ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक से उस टॉपिक की शुरुआत करूंगी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर समटाइम फेल्स टू मैच अप विद, अरे आगे बच्चे, गुड, आ जाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक जना इधर आ जाओ और एक जना इधर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत जगह पे वो चीज एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है। पहला केस मेरे को याद दिलाना, SO2 लूंगी, दूसरा केस बेंजीन लूंगी, बेंजीन भी पेंडिंग में डाल रखा है मैंने, आपको याद हो कि फिर तो ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा क्यों दिखाया। तो ये सारी चीजें अभी क्वेश्चन मैं क्रिएट करना चाह रही हूं, तो लेट देम बी इन दिस क्रिएटेड स्टेट, क्योंकि इसके आंसर के लिए रेजोनेंस जिस दिन पढ़ाऊंगी पहला एग्जांपल ये लाऊंगी कि अब तक मेरे पास जवाब नहीं आया आपने ये क्यों स्ट्रक्चर सही बनाया, और मेरे पास अभी वाकई में जवाब नहीं है, तो 2-3 दिन मेरे को ये फेस करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम हमें करा नहीं रही या मैम को भी नहीं आता है, चलेगा, राइट, आई एम ओके विद दिस। लेकिन ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये स्ट्रक्चर राइट है। जिस दिन रेजोनेंस आए यहाँ पे लगा लो कुछ भी आपकी मेमोरी के लिए, मैम को छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछना है। फिर भी मैं वो सवाल भी बता देती हूँ आज, थोड़ा आपको ट्रस्ट हो जाए कि सामने जो खड़ा है उसको आता है। SO2 के जब हमने बॉन्ड लेंथ नापने गए नेचर में, एक्सरे से इसकी फोटो खींच के लाए, और मैं तो यही पढ़ रही थी लुईस के जमाने में थी, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा है, हमने रदरफोर्ड को भी सही माना है, हमने बोहर की कितनी भयानक गलती के बाद भी 3 दिन उसको पूजा करी है, लिटरली जो कहा आपने सच और सही, तो मेरे को अभी ये मानना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रही हूं तुम्हारी कॉपी में, लेकिन फिर हम जब एक्सरे डिफ्रैक्शन से उठा के लाए, एंड वन थिंग केम टू मी वेरी सरप्राइजिंग, एंड दैट इज जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, आज का टॉपिक बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, इट डू नॉट मैचेस विद सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैच ही नहीं कर रही। आप डबल बॉन्ड बना के मेरे को दे रहे हो और सडनली मैं एक इंफॉर्मेशन चिपका दूंगी, बॉन्ड लेंथ डू नॉट मैचेस विद व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हमारा दिमाग उस दिन घूमेगा। डबल बॉन्ड के मुकाबले बॉन्ड लेंथ थोड़ी लंबी आ गई, तब फिर और ऐसे करीबन मैं 15 या 14 केस लिस्ट करूंगी जो बनवा चुकी हूं आपको, जो सारे मैंने पेंडिंग में छोड़ रखे हैं। बेंजीन, ऐसे ही सल्फर के तो काफी सारे सब पेंडिंग में छोड़ रखे, चुपचाप आपको कहा बस याद कर लो। तब हम करेंगे कि ये तो गड़बड़ है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैं बना रही थी वो मेरे नेचुरल एक्चुअल स्ट्रक्चर से मैच ही नहीं कर रहा, तो आई नीड टू चेंज। फिर जब लेंथ हमने नापी, नापने के बाद पता चला ये बॉन्ड ना सिंगल के बराबर था ना डबल के बराबर था, ये बॉन्ड 1.5 के बराबर था। अब तुम्हें 1.5 बॉन्ड नहीं पता, तुम्हें अभी 1.3 बॉन्ड नहीं पता, 1.2 बॉन्ड नहीं पता, 2.5 बॉन्ड नहीं पता। दैट इज व्हेन आई विल ब्रिंग इट कि अगर ये स्ट्रक्चर, मेरे को आज थोड़ा सा बताना जरूरी था इस स्ट्रक्चर में क्या गलती थी, सॉरी इस वाले में। लुईस के हिसाब से तो कोई मिस्टेक नहीं थी, वायलेट हो रहा है बस, और वायलेट के लिए तो हमने बात करी ली भाई, बहुत सारी जगह लुईस वायलेशन को एक्सेप्ट, मतलब वायलेशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, हो कैसे गई वायलेशन। तो इसीलिए अब जहां भी आपने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, इसको दोनों को बनाइए, इसके नीचे लिखिए ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, इसके नीचे लिखिए ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, क्यों, विल डिस्कस लेटर ऑन। और ऐसे ओपनिंग्स के लिए अब रेडी रहिए, 1-2 केसेस ऐसे और मिल सकते हैं, तो ये मत सोचना कि आपको गलत बताया गया है, अभी चल रहे हैं
सब चीजें खुल जाएंगी आपके सामने, ठीक है। एक तो मैंने गलत बता दिया, पता नहीं किस फ्लो में बता दिया, मैं पहले वो करेक्ट कर लूं। इट वाज टोटली माय मिस्टेक, मैंने शायद इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया और कुछ बच्चों ने आके बताया इसमें जरूरत क्या थी। तो इट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट मेरी ऑडियंस ये आइडेंटिफाई कर रही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत कहां पड़ सकती है और कहां नहीं। तो मैंने NO2 का जो बनवाया है एक बार मेरे साथ समझ लीजिए ताकि आपको पता लगे वेयर आई वाज रॉन्ग। ये है नाइट्रोजन के 5 डॉट्स और ये एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अभी और मुझे पता है 2 ऑक्सीजन सेट करने हैं मेरे को, तो एक और ऑक्सीजन मैंने यहां सेट किया। पता नहीं मैंने कुछ और सोच के बताया क्या, मुझे भी आइडिया नहीं। इस O पे एक एक्स्ट्रा तो चाहिए ना, नेगेटिव आ गया। आई डोंट फाइंड स्पेस फॉर कोऑर्डिनेट, यहां मेरे को कोऑर्डिनेट का स्पेस नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा। तो NO2 नेगेटिव का ये, SO2 का ये। कोई और लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बॉदर कर रहा हो? बाकी जो भी बॉदर कर रहा है आ रहे हैं, वो भी रोज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आज SO2 लिया, एक आधा मैं और स्ट्रक्चर देखती हूँ, पर पहले मैं जो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज छोड़ी थी जिसके से मेरे को सेकंड क्वेश्चन छोड़ना पड़ा था वो लेना है, और टेस्ट का 6th क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों का गलत हुआ है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक और दो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, इसके बाद मैं 12th की क्लास का सल्फ्यूरिक एसिड्स वाले देते हैं सारे आपको, ये उठा ले बच्चे बस। पहले तो हम समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बार वापस से, अब तक आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जस्ट एडजस्टमेंट के लिए समझा कि ओजोन है, एक ऑक्सीजन और लटकाना है तो कोऑर्डिनेट होगा, या नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके पास 2D नहीं है, मतलब सामने वाले के पास कुछ ऐसा है नहीं उसको ऑक्टेट पूरा करना है, इसके पास भी कोई चारा नहीं है, इसको लग रहा है मैं अपना लोन पेयर दे दूं बॉन्ड बना लूं। कोई बहुत बढ़िया पिक्चर अभी बनी नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की आपके सामने। अभी तक आप जहां मजबूरी पड़ रही है वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हो, और ये मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था, अभी तक मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लाई। अब सबसे पहले मैं प्रॉपरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कवर करूंगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग से तो बना है, लेकिन डोनेशन कोई एक करता है और शेयर दोनों करते हैं। ये डेफिनेशन, ये वर्ड आपके पास है, लेकिन इट इज नॉट अ जबरदस्ती प्रोसेस। उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी जरूरत कहां पड़ी और इसके बेस्ट केसेस कौन से हैं। अमोनिया एक ठीक ठाक स्टेबल गैस है या कहिए कंपाउंड है, उसके सामने अगर कोई डेस्परेट आयन आ जाए, किस आयन को मैं डेस्परेट कह सकती हूं? जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। आयन भी बोल रही हूँ और ऑक्टेट पूरा भी बोल रही हूं, तो लेट मी करेक्ट इट। हर वो चीज इलेक्ट्रॉन के लिए डेस्परेट होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज स्पीशीज नेचर में कभी टिक नहीं सकती, बन तो जाती है अपने अपने धोखे में, लेकिन चार्ज स्पीशीज को बनते ही रियलाइज हो जाता है गड़बड़ होगी। आज तक हम प्रोटॉन नाम की चीज किसी बॉटल में इकट्ठी नहीं कर पाए। इट 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 एग्जिस्ट हार्डली 1/10 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ऐसा होता होगा पे चल रहा है ये सब कुछ। अब प्रोटॉन बनते हैं, ऐसी बात नहीं हमने इलेक्ट्रोड्स पे चिपकाए हैं प्रोटॉन्स को, ऐसा नहीं है, बनते हैं बट हार्डली 1/10 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो ये जो बना, अब इसको प्रॉब्लम तो है ही कि मेरे पे चार्ज आ गया, चार्ज स्पीशीज इज अनस्टेबल। ये क्या करेगा? ये इमीडिएटली इसके पास जाएगा, आसपास ढूंढेगा, अमोनिया पास में, तो अमोनिया को लगता है मेरे पास एक लोन पेयर खाली पड़ा है और तुम्हें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट पूरा करने के लिए। इसकी तो जरूरत है, इसका क्या फायदा है? बॉन्ड। बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी मींस स्टेबिलिटी। तो अमोनिया को लगता है अगर मैं एक बॉन्ड और बना लूंगा तो मैं और ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लायक हो जाऊंगा। एनर्जी अगर रिलीज हो जाएगी तो मैं और स्टेबल हो जाऊंगा। नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही है। तो जैसे यहां पर ये ऑप्शन मिला, सी व्हाट आई एम डूइंग, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तो मैंने ऐसे बना दिया है, बट आपको पता है ये वाली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जब तक ज्योमेट्री नहीं आई आप कैसे भी मर्जी बना दो। और आपको पॉजिटिव पूरी फैमिली का हो गया। This is how, if somebody asks what is coordinate bond, if my subjective test asks you what do you mean by coordinate bond, this should be the first example you should throw. क्योंकि ओजोन वगैरह में आपका फोकस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे नहीं है, लुईस डॉट सर्किल पे है, उनके तीनों के ऑक्टेट पूरे करने पे है। आप चाहे वो NO3 ले आओ, N2O5 ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी फोकस्ड। यहाँ पे कुछ और है ही नहीं।
इन दोनों में कुछ और नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमेशा ऐसे ही एग्जाम्पल को हमें लेना चाहिए। तो एक केस मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दिखाया। योशिता, इससे ये बन के क्या आया है? क्या ये एक स्टेबल स्पीशीज बनी? नहीं, ये फिर कैटायन बन गया। बट अब बन गया, लालच बुरी बला है, उसको लगा मैं तो बॉन्ड बना लूं, मेरा तो काम बन जाए। तो ठीक है, कैटायन बन के आया, बट इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन आपको क्लियरली दिख गई। ये फिर ढूंढेगा किसी को स्टेबिलिटी के लिए, ये तो फाइट चलती रहेगी, यूनिवर्स इसी पे चल रहा है, ये फाइट तो नेवर एंडिंग फाइट है। अब मैं आ जाती हूँ एक और जगह पे, इकट्ठे नोट करेंगे। पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज तसल्ली से क्लोज करना है मेरे को। अब मैंने आपके लिए फिर अमोनिया लिया, और लास्ट क्लासेस में जहां मैंने वायलेशन ऑफ लुइस रूल करवाया है, वहां पर मैंने BF3AlCl3 कंपाउंड दिए। और इन कंपाउंड में मैंने क्या देखा? मैंने इन कंपाउंड में देखा कि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की मैंने आपको हेडिंग दी थी वायलेशन के दौरान, कि देयर आर फ्यू कंपाउंड्स जो ठीक ठाक स्टेबल हैं, बॉन्ड भी बना रहे हैं, जबकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। और लुइस को हमने बोला, तो लुइस के पास इसका लॉजिक नहीं था कि आप कहते हो बॉन्ड बनता है सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बोरोन के तो ऑक्टेट भी नहीं पूरे हो रहे, फिर भी ये 3 फ्लोरीन के साथ क्यों बॉन्ड बना रहा है? तो वायलेशन था, ये लुइस रूल से बाहर निकल रही है ये बात। तो ये, बट एक बात तो है, ये ऑक्टेट वाली चीज स्टेबल तो होती है, नोबल गैसेस है मेरे पास। तो इससे मुझे क्या दिखता है? बोरोन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन की शायद बैठाने की गुंजाइश है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट स्टेबल, इट इज स्टेबल। स्टेबल अनस्टेबल होना किसी चीज का बहुत लेट लाना अपनी लाइफ में, केमिस्ट्री वाली लाइफ में बहुत जल्दी मत कर देना इस चीज पे कि ये पक्का स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी अगर आपको पता लगती है तभी जाके आपकी 12th की केमिस्ट्री खत्म होती है। तो इट्स टू अर्ली फॉर अस टू कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। तो BF3 के पास गुंजाइश है, एक बॉन्ड और बना सकता हूं, मेरी स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी जी? मैं ऑक्टेट पूरा कर लूंगा। अमोनिया को तो वही लालच है, खाली तो पड़ा है मेरा लोन पेयर, ये पैसा मेरा खाली पड़ा है, तो कहीं इन्वेस्ट ही कर देता हूं, शायद रेट बढ़ जाए मेरे। राइट, सेम गोज हेयर। और ये आपके पास कैसा बॉन्ड बना देखिएगा। अब BF3 को खाली एक ऑर्बिटल में कौन बिठाना है अपना, या अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसका लोन पेयर। तो देखिएगा इसका लोन पेयर मैं कैसे शो करूं। मैं इसका लोन पेयर अगेन इस तरह से शो कर सकती हूं, बस एरो बड़ा इविडेंट दूर से दिख जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका फोकस सिर्फ ये होगा एरो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहां पर, यानी 2 इंडिपेंडेंट चीजों के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। BF3 अच्छा खासा इंडिपेंडेंट है, NH3 अच्छा खासा इंडिपेंडेंट है, दे आर ऑल्सो कमिंग अलोंग टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बात तो कुछ है बॉन्ड बनाने में, चैप्टर का नाम ही बॉन्ड है। यहां से मुझे रियलाइज होता है भाई बॉन्ड बनना एक अल्टीमेट ट्रुथ है। जहां कोई 2 चीजें सामने आई, गुंजाइश हुई, दे विल फॉर्म बॉन्ड, इट इज फेवरेबल इन नेचर। ये चीज नेचर में निहायत फेवरेबल प्रोसेस है। रेदर आपको रोकना पड़ता है बॉन्ड बनाना, ये तो बन जाएगा। अगर आप देखें तो हो जाते हैं रिएक्शंस, आपके सामने नेचर में इतने रिएक्शन है जिसके रोकने के लिए इतनी मशीनरी लगी हुई है, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। खड़ी खड़ी इतनी बड़ी बड़ी शिप्स रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से कितना हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रही है। पानी में जो भी चीज है और उसमें आयरन है, हम उसको रोकने के लिए इतने तामझाम कर रहे हैं। तो देर आर थिंग्स विच आर फेवरेबल स्पॉन्टेनियस इन नेचर, दे विल हैपन। बॉन्ड फॉर्मेशन इज वन ऑफ देम। राइट, बॉन्ड बनना बहुत फेवरेबल है। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली, आपके हीमोग्लोबिन के साथ इसका बॉन्ड बनना फेवरेबल है, बनेगा, वो पॉइजन करेगा, पर्सन की लाइफ खत्म है, डेड है पर्सन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हो जाए। तो वी ऑल नो दैट जो आग लगने के बाद धुआं है उससे ही ज्यादा डेथ होती है। क्यों? क्योंकि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली, उसने हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनना इतना फेवरेबल है कि आपको कितनी जगह रोकना पड़ रहा है। तो अंडरस्टूड दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक दो और कर लेते हैं भाई, फिर तो जिसके पास भी लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यस, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एक शर्त तो कंफर्म्ड है, लोन पेयर होना चाहिए। वो तो खैर आपको पहले भी क्लियर है, बट मैं इसको दोबारा दोबारा कर रही हूं। अब मैं वाटर के पास देखूं तो 2 लोन पेयर है,
फिर इसके सामने कोई ऐसी चीज जिसके पास जगह है या जिसके पास डेस्पिरेशन है। ऊपर BF3 की बात मैंने करी, जगह है। H+ की बात करी, डेस्पिरेशन है। तो इसको तो जरूरी था, ये तो पंगा ले चुका अपना इलेक्ट्रॉन, किसी को दे के फेंक दिया इसको किसी ने बाहर, तो ये इसके पास आ रहा है बॉन्ड बनाने। यस, अब देखिए इसका मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको कैसे दिखा रही हूं। नाउ दिस होल फैमिली हैज पॉजिटिव चार्ज। तरह से फिजिकल स्टेट चेंज होती है और तो कुछ नहीं होता बॉइलिंग ऑफ वाटर में। लोगों को एक कंफ्यूजन है कि वाटर बॉईल कर रहे हैं तो H और O का बॉन्ड टूट रहा है। नो, वरना मेरे घर में तो सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े होते। कॉपर सल्फेट, ये सुना है इसके बारे में? क्या कुछ कुछ भी सुन के आए क्लास 10th 9th में? जब आप कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लेते हो उसमें कोई कलर नहीं है, व्हाइट है। बट जब आप उसमें वाटर डालते हैं, इवन टैप वाटर, आप उसमें वाटर डालते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल आके उसके साथ क्या बना लेते हैं? तो नेचर में जितना कलर है तुम्हारे सामने, जितना भी कलर है, चाहे वो पेंट्स का हो, चाहे वो नेचुरल, मतलब मैं आर्टिफिशियल कलर्स की नहीं बात कर रही, मैं नेचुरल कलर्स की बात करूं। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स, क्लोरोफिल। रेड कलर ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन। जेमस्टोन्स जितने भी नेचर में मिलते हैं, जैसे रूबी का कलर रेड है, राइट, इन सब का कलर इज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जैसे ही मैंने वाटर डाला, उसने कॉपर के खाली ऑर्बिटल्स में दबा के वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या बनाना शुरू कर दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रीजन फॉर कलर इन नेचर। मैं आर्टिफिशियल बात नहीं कर रही। नेचर में अपने आप कहीं भी किसी फ्लावर में भी कलर है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर 4 वाटर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। 5वां वाटर जो डॉट के बाद आप लिखते हो, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो खाली जगह है उसमें अकोमोडेट होता है जाके, नो बॉन्ड। जो वॉइड्स होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं क्रिस्टल में, उसकी जगह जाके वो एकोमोडेट हो जाता है, जिसको आप शायद पढ़ के आए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। CuSO4.5H2O में हाउ मेनी वाटर आर कोऑर्डिनेटिंग विद कॉपर? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? ये किसी भी क्लास टेस्ट में, मेरे क्लास टेस्ट में आपको कभी भी मिल सकता है, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी बातें +1 में ही बताई जाती है। +2 में तो हम बहुत हाई थ्योरीज पे पहुंच जाएंगे इसकी। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 ने बनाया। सो सी, आप लोगों का एक क्वेरी और शायद यहां नलिफाई हो गई होगी, क्या एक स्पीशीज एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकती है? यस, 4 करवा दी। अगले साल तो पूछो भी मत कितनी कराएंगे, राइट, जब कोऑर्डिनेट पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब मुझे आप ये बताइए, इस कॉपर 2 पॉजिटिव का इस सल्फेट 2 नेगेटिव के साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक की कोवेलेंट? तो अब अगर आपसे कोई पूछे इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, चेक। आयोनिक, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको आता है, मैं अभी तो पढ़ा रही हूं, मैं टेस्ट लूंगी उसमें कर लेंगे ये। आयोनिक है, पहले तो ये समझिए, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में आयोनिक है। कोवेलेंट है इसके अंदर O और H के बीच। ये जो वाटर है 4-4 5-5, इनमें 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तीसरा कोऑर्डिनेट है, यस। तीनों बॉन्ड किस किस स्पीशीज में मिल सकते हैं, उसमें ये रहा एक एग्जांपल। आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। नोट दिस एग्जांपल। आज नहीं करेगा, प्लीज एवरीवन चेक दिस आउट। अब ये बनाओ यार, ठीक है आप लोग, मेरे लिए बड़ा इंजॉयबल है ये प्रोसेस कि आप लोग इस लायक हो गए कि मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन कर सकती हूँ, तो ऑन स्पॉट मैंने चेंज कर दिया। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग, नो वे रॉन्ग। चेक 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 चेक। ये अकल लगाओ आप लोग। तो अब ना कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बना लो बच्चों, कल को ये फिर पन्ना खोल के ना कह दो मैम ने गलत पढ़ाया, राइट। अब करेगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बनेगा ना इसका, है इसके पास। तो ये अब थोड़ी और देर बाद आप देखोगे मेरा ये एरो गायब हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं फैलना मत, मेरे को अब आज से इसके लिए भी आपको तैयार करना है, क्योंकि मेरे डीपीपी में क्वेश्चन में एरो नहीं मिलेगा। पूरी 12th की बुक में एरो नहीं है, कि जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आया उसको पता है एरो होता है। तो ये आपके लिए प्रमोशन है। अब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा मिलेगा, काइंडली एक्सेप्ट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। डन, क्लियर? चलिए, गुड भाई, जिसने भी मेरे को जो भी पिछली स्लाइड पे लेके आया, इट्स गुड। अब मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछ रही हूं, चेक। इसमें कितने तरह के बॉन्ड्स हैं?
तीनों कि दो कि सिंगल? वृंदा, what type of bonds do this molecule or species shows? एक तो कोवेलेंट है, वो भी, ये भी कोवेलेंट और यहां भी कोवेलेंट बने हुए, तो गिनने की जरूरत नहीं, कोवेलेंट तो है। दूसरा कोई और बॉन्ड है? Na और C के बीच कौन सा बॉन्ड है? इट इटसेल्फ इज अ हिंट, मैं लाइन नहीं बना पाई। आयोनिक बॉन्ड। मेटल, खास करके एस ब्लॉक के मेटल्स, वो तो सिर्फ कैटायन बना सकते हैं। और आपको शायद लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया हो, हाइड्रोजन बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी किसी को देके निकल पड़ता है, अपना इलेक्ट्रॉन देके। दोनों हाइड्रोजन निकल पड़े तो इसके ऊपर क्या चार्ज रहा होगा? मैं इसको H और बना देती हूँ, एक काम करती हूँ। एक हाइड्रोजन निकल गया और उससे क्या बन गया? एनायन। तो ऐसे मॉलिक्यूल में भी आप क्या देख रहे हो? दो तरह के बॉन्ड, कोवेलेंट एज वेल एज आयोनिक। लास्ट क्लास के टेस्ट में क्वेश्चन था, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए था। कुछ लोगों ने सोचा, ऐसी बात नहीं है, कुछ का नहीं हो पाया। मैंने लास्ट क्लास में कार्बाइड करवाया था आप लोगों को, राइट? और ये साफ तौर पे बताया था कि भाई ये एक इस तरह से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। दोनों कार्बन पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, किसी पर भी नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? वो एनायन है। मैंने ये लाइन ना बोली ये एनायन है, लेकिन ये बात आप सबको पता है कि ये एक एनायन है। और क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था? एक दिया था जिसमें वन ऑफ द पार्ट वाज दिस, किसके अंदर कोवेलेंट आयनिक दोनों बॉन्ड्स होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन था शायद। काफी बच्चों का गलत हुआ है, कुछ ने छोड़ा और कुछ ने सही भी किया है। तो अब आप इसके लायक हो गए। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स दिया था, मेरी इच्छा थी कि कोई तो सोचेगा कि इसके अंदर एक ही में दोनों बॉन्ड्स मिल रहे हैं। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं, इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी है, और अब आप तीनों बॉन्ड भी ढूंढ सकते हो, राइट? तो एक और दे रही हूं मैं इसके साथ आपको, मुझे बताइएगा, ये मेरी डीपीपी में मिलेगा, अब जो फर्स्ट डीपीपी है उसके अंदर मिल जाना चाहिए। इसके अंदर कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं बानी? तीनों है, क्योंकि अमोनियम कैटायन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पहला या दूसरा ही एग्जांपल कराया आपको कि नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए, जिसकी वजह से उस पे चार्ज आया था पॉजिटिव, उसके सामने आ गया Cl नेगेटिव टू न्यूट्रलाइज। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, एंड यस आयोनिक बॉन्ड भी है। तो तीनों तरह के बॉन्ड्स होने के लिए आप रट नहीं सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे। तो करिए नोट इसको, कॉपर सल्फेट के बाद जो भी लिखा है, जो भी लिखा है नोट करिए और इसको याद रखिए। एस ब्लॉक मेटल्स और डी ब्लॉक मेटल्स जनरली आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। एक्सेप्शन लास्ट क्लास में दिखा चुकी हूं, वैसे फिर भी लिख दूं, लिथियम एंड बेरिलियम, दीज आर एक्सेप्शंस, स्पेशल केसेस। एक्सेप्शन ही लिखो, बच्चों को पसंद आता है ये शब्द, सब्जेक्ट को गाली देनी होती है तो काफी चुनते हैं ये, तो किड्स लाइक दिस वर्ड, तो एक्सेप्शंस। अब मैं ये मान के चल रही हूं मेरे सामने बैठे सभी स्टूडेंट्स को ये पता है मेजरली दो तरह के बॉन्ड हैं अभी तो सीन में, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। Coordinate bond is type of covalent bond. Whenever now I am saying covalent bond, it means coordinate is already included. इसको मैं थर्ड टाइप में अब नहीं लूंगी, कोई भी नहीं लेगा, एरो बनाने बंद अब से। तो अब कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड की जगह एक नया शब्द आपको दिख रहा होगा, कैरेक्टर। कोवेलेंट एंड आयोनिक कैरेक्टर, यहां से थोड़ी सी आपकी सोच बदलेगी। जो आप हर चीज को ब्लैक और व्हाइट देखते हो, यहां से थोड़ा सा आपको मिक्स करके देखना सिखाया जाएगा। और वो क्या? तो मैंने पीरियोडिसिटी चैप्टर में ये बात कराई थी, बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, हम भूल गए होंगे या कुछ बच्चों ने वो लेक्चर नहीं लगाया होगा समथिंग, तो मैं वहां से जीरो से शुरू कर रही हूं। आपको पता है इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। Cl2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्योंकि दोनों एटम सेम हैं, जो बॉन्डेड एटम हैं उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। जब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो देयर आर नो पार्शियल चार्जेस आल्सो। तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम आज के बाद क्या कहेंगे? नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वालों को नॉन पोलर। ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने उस वक्त मिस किया और डिटेल बोल रही हूँ, और बाकियों को याद आ जाए ताकि टेस्ट में दिक्कतें ना आए आपको।
तो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ऐसे बॉन्ड को आप आंख बंद करके हमेशा नॉन पोलर कहेंगे। O2, N2, Cl2, F2, Br2, O3 सारे उठा लीजिए, ये सब के सब O3 नहीं, सॉरी, आई एम डिडक्टिंग O3, ये सब के सब क्या होंगे? नॉन पोलर। द मोमेंट यू चूज अगेन अ कोवेलेंट बॉन्ड, मैं फिर कोवेलेंट बॉन्ड चूज कर रही हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड H और Cl के बीच में जो बना है उसमें आई नो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बहुत ज्यादा समझ आएगा, और इस चैप्टर में मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए, खासकर वो वैल्यूज कि कार्बन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। आई नीड दीज वैल्यूज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, बहुत जरूरी होंगी, इस चैप्टर को बचाने में काम आएंगी। तो अब आपके पास H और Cl के बारे में इतना पता है, ये काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू Cl, इट इज कंपेरेटिव प्रॉपर्टी। Cl इतना खींच रहा है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। लाइन तो मैं अभी भी खींचूंगी, लेकिन मेरे को पता है Cl ने उसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं लाइन नहीं बना रही, बट मैं दो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किधर दिखा रही हूँ, Cl ने बिल्कुल अपने पास रखा हुआ। बंटवारा पहले डिसाइडेड है कि अगर मौका मिला बॉन्ड तोड़ने का तो बेटा तू पार्शियल पॉजिटिव लेके जाएगा और मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड विद इन द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऐसे बॉन्ड को अब, क्योंकि अब हमारा सारी पढ़ाई इसी डायरेक्शन में जाएगी, अब हम क्या कहेंगे? पोलर बॉन्ड, जिसके दो पोल फिक्स हो गए। वन पोल इज नेगेटिव पोल, अदर सॉरी वन पोल इज पॉजिटिव पोल, अदर पोल इज नेगेटिव पोल। हर वो बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी आ गई, पोल्स दो डिफरेंट पोल्स आ गए, उस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगी? पोलर बॉन्ड। तो अब मेरे को बताइए HF मोर पोलर और लेस पोलर एज कंपेयर टू HCl? HF इज लेस पोलर, क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सबसे ज्यादा इन कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। पॉलिंग स्केल में पॉलिंग ने आर्बिट्रेरली फ्लोरीन को 4 वैल्यू दे दी थी और डिसाइड कर दिया था कि ये मेरा स्केल का स्टैंडर्ड है, इसको सबसे ज्यादा नेगेटिव लेके चलो, इसके सामने दूसरे रख के उनकी वैल्यू होगी। तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। ये तो एक प्लान्ड चीज है, ये कोई नेचर में नहीं दिख रही है, ये तो स्केल किसी ने प्लान करके बनाया है। तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको क्या कहूंगी यहां पर? ये उससे भी ज्यादा पोलर है। क्लियर? अब क्लियर आपको भी? तो मोर पोलर का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और वाइस वर्सा। तो पोलैरिटी का ऑर्डर लगवाना, पोलैरिटी की सीक्वेंस सेट करना, आई होप आप लोगों को याद रहे। उसमें फंसोगे तुम लोग जब क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे दिया चारों। अब तुम्हें वैल्यू चाहिए कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि क्लोरीन? फ्लोरीन तो ठीक है, सबसे आगे रखा जाएगा। इसीलिए मेरे को यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज नेक्स्ट क्लास से बहुत ज्यादा जरूरी होंगी, आज तो जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस बात से मेरे को एक बात समझ आ गई, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, देखिए बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा मेरी क्लास को ये तो पता है ना, ये तो नहीं भूल गए ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा हाइड्रोजन की तो फिक्स है, चेक। हाइड्रोजन की है सपोज 2.2 और फ्लोरीन की है 4, डिफरेंस ज्यादा होगा इसमें। इसी तरह से क्लोरीन की अगर है 3 और इसकी फिर से 2, तो डिफरेंस कम होगा। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रही हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पोलैरिटी बढ़ रही है। लिखिए इतने को, फिर आगे चले। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ता जाएगा, पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। ये हम कर चुके हैं कब? पीरियोडिसिटी में। बट मौका मिला तो मैंने इसे दोबारा पकड़ लिया। किसी को लगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां भी मैंने सेम एग्जांपल लिखा था, ये वहीं की स्लाइड है, समझ लीजिए, वहीं से उठा के लाई हूं। तो लगे नहीं भी लिखना ठीक है, और लिखना है तो मर्जी है। ये ग्राफ बनाओ। अभी भी एक सेकंड लो मैडम, ये तो वैसे कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं, तो आपको आ गया तो आपने लिख लिया, आपको ऊपर देखना ही नहीं है। लिख लिया सबने? अभी लगे हुए हैं बच्चे, मान्या, प्रगति। कलर्स वलर्स तो नहीं चेंज चेंज करके लिखते हो जिसकी वजह से देर लग रही है? करते रहो, कोई बात नहीं। इस ग्राफ को समझिए।
मैंने ये ग्राफ, और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नीट और जेई में आप एक्सपेक्ट करो, हैं कुछ भी नहीं, देखने में लगता है पता नहीं क्या दे दिया। इधर मैंने क्या रखा है, आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि अब मैंने उसी की बात करनी शुरू करी है। चार्जेस का आना, छोड़ दो पेन, छोड़ दो एक बार, छोड़ दो पूरी। अब आज की क्लास और अगली क्लास इसी टॉपिक पे है, आयोनिक कैरेक्टर। अगली क्लास में भी अगली डीपीपी की तो हेडिंग ही यही आनी है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोनिक कैरेक्टर का मतलब आज मैं लूं तो क्या होगा, अगर चार्जेस आने शुरू हो गए, कैटायनिक एनायनिक विजिबिलिटी आनी शुरू हो गई, मतलब वो बॉन्ड कुछ तो आयोनिक कैरेक्टर दिखाएगा, होगा कोवेलेंट, मान गए बात। लेकिन इफ पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कमिंग, मतलब थोड़ा सा ही सही आयनिक कैरेक्टर तो है, बिल्कुल है जी। सीएल ने पहले डिसाइड कर रखा है, बॉन्ड टूटेगा तो तुम जाओगे कैटायन बना के, मैं तो एनायन बनूंगा। तो आज हम क्या सुनने वाले हैं और क्या शुरू करने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयोनिक कैरेक्टर होता है। जरूरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में भी जहां चार्जेस आ गए उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कैरेक्टर। तो अगर देखिए आयोनिक कैरेक्टर वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ग्राफ है ये। तो जब हम पीरियोडिसिटी कर रहे थे तो हमने ये बात देखी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सिंबल क्या है, कर्सिव बड़ा कैपिटल एक्स, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल अगर मैं देखूं। एनीवेज, अब मैं अगर यहां पर आती हूं, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0। वो कंपाउंड, अगर मैं इस यहां क्या है, आयनिक कैरेक्टर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, उसका आयनिक कैरेक्टर कितना है, 0। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ता गया। कब आया 100% आयोनिक कैरेक्टर, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 के आसपास पहुंच गया। इफ यू रिसीव अ डिफरेंस ऑफ 3, आपने, कई लोगों ने आज मेरे को पूछा कि पता नहीं चल रहा है आयोनिक बनेगा कि कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पहुंच गया 3, चेक, शायद आयनिक है वो। यस, 100% आयनिक है, कोई चांस ही नहीं उसके कोवेलेंट होने का। दिस हैपन्स इन NaF, दिस हैपन्स इन Ki, इन सब में 3 से ऊपर है डिफरेंस, इसीलिए ये 100% आयनिक हैं, और वो मेटल्स के केसेस में ही होगा। अब ये ग्राफ बना लो, एग्जाम्पल भी लिख दिए। 100% आयनिक में आ गया NaCl, 0% आयनिक में आ गया Cl2। यानी आज के बाद आप ये भी सोचेंगे, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है जो 0% आयोनिक है, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है जो 50% आयोनिक है, ये वो बॉन्ड है जो 100% आयोनिक है। तो आज के बाद कोवेलेंट बॉन्ड अकेला कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर भी साथ लेके चल रहा है। आई होप सबके पास ग्राफ बन गया है, मैंने काफी टाइम दिया मैंने वैसे। तो ये एक बार और रिवीजन हो जाए उनके लिए जिन्होंने तब पीरियोडिसिटी में मिस किया हो, उनके लिए एक बार दोबारा, ये मैं पीरियोडिसिटी चैप्टर में करा भी चुकी हूँ, अपने टेस्ट में भी दे चुकी हूँ इसके क्वेश्चन को प्रॉपरली, बट जस्ट एक बार दिखा रही हूँ। सो सिर्फ वही लोग इसको नोट करें जिन्होंने तब क्लास नहीं लगाई थी, कि अगर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर लगभग 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग 1.9 के आसपास होता है, उस वक्त दोनों कैरेक्टर बराबर होते हैं, कोवेलेंट भी और आयोनिक 50% के आसपास। और अगर मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.8 मिला तो देखिए कितना आ गया, 86%। और हम जानते हैं लगभग 3 पर आके 100% के आसपास मेरे को मिल जाएगा। दिस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन चैप्टर पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी में मैंने पॉलिंग स्केल के हिसाब से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी आपको करवा दिया था। तो जिसने भी क्लास लगाई है उसके पास ये फॉर्मूला गया है। इफ somebody was not here at that time, ये उनके लिए नया है। तो पॉलिंग इक्वेशन है, जो लोग थे वो जरा बताएं मेरे को, मुझे वो क्वेश्चन भी याद है जो मैंने आपको कराया था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 2, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर रिपोर्ट करिए। 2 स्केल्स कराए थे मैंने, एक कराया था पॉलिंग इक्वेशन से और एक और स्केल कराया था मुलेकन। कोई और भी था, है कॉपी किसी के पास पीरियोडिसिटी के नोट्स वाली? अगर है तो अपने अपने लिए देख लीजिए, मेरे पास तो है, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास पीरियोडिसिटी वाली कॉपी है तो आप जरूर लास्ट क्लास का लेक्चर का देखिएगा, उसमें मेरे को जहां तक ध्यान है मैंने पॉलिंग इक्वेशन के अलावा और भी कराया था, बट
जो लोग लिख रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं का वेट कर रही हूँ, जो पन्ने पलट रहे हैं उनका वेट नहीं कर रही. इफ somebody is writing आई एम वेटिंग, अदरवाइज नहीं वेट कर रही मैं. सो हेने स्मिथ इक्वेशन भी है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू पॉलिंग इक्वेशन. तो तब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि अगर अब हेने स्मिथ इक्वेशन आपके सामने है और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और सिंबलाइज करते हैं एक ट्राइंगल से. ये एक्स से एक्स भी लिखने का झंझट खत्म करें हम. तो अब मेरे को अगर क्वेश्चन देता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस 2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां मैं 2 पुट करूंगी तो लगभग मेरा आंसर 46 या 48% कुछ भी आएगा. मैंने बहुत जल्दबाजी में कैलकुलेशन करके 46% रखा हुआ है. अगर आपको लगे ये गलत है 48 होना चाहिए तो अपनी कॉपी में सही कर लेना. ठीक है, 46 ही है. चलो जो भी है, आपको एक बार और एक्सपोजर दे दिया हेने स्मिथ इक्वेशन का कि अब ना भूलो. अब भूले 12th में तो बहुत मार पड़ेगी. राइट तो जब दूसरी बार चीज करते हैं तब और अच्छे से एब्जॉर्ब होती है. जब आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं और फिर दोबारा लिखना पड़ता है, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली लर्न. फर्स्ट टाइम में चीजें लर्न वाकई नहीं होती. फर्स्ट टाइम में तो हम कहते हैं जस्ट एक्सपोजर मिला. किसी आप नई जगह जाते हो तो पहली बार उस गलियों की, उस सड़कों की, उस जगह की पहचान ढंग से नहीं होती. पता लगता है आंखें खोल के देखते हो. अगली बार आपको पहले ही पता होता है कि क्या आने वाला है. तो ऑलवेज फॉलो दिस थिंग. रेपिटेशन इज द ओनली वे टू रिटेन थिंग्स. एक बार में नहीं रिटेन होती कभी भी. तो मैं ये रिपीटिशन के पार्ट को अब हटा दूं. ठीक है, याद आ गया सबको. यानी कि नाउ आई कैन गिव यू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर टेस्ट और एनी क्लास टेस्ट. और इस बार का केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट जब भी होगा, जो भी होगा, देयर इज नो रीटेस्ट. न्यूमेरिकल चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में रीटेस्ट बनता था. थ्योरेटिकल चैप्टर जब भी होता है उसमें रीटेस्ट में आपको सेकंड बेस्ट क्वेश्चन मुझे नहीं देने. न्यूमेरिकल चैप्टर में क्या है, मोलैरिटी मांग के मोलैरिटी दे के कुछ कर लिया या उसका रिवर्स कर दिया. यहां क्या करूंगी? यहाँ एक बार अगर मैंने पूछ लिया कि इनमें से किस 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 में तीनों बॉन्ड है आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, दोबारा क्या पूछूंगी? ये आई हैव टू रिमूव दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो इसका कोई रीटेस्ट नहीं. जब भी कोई न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट होगा, चैप्टर होगा, उसका रीटेस्ट जरूर होगा. लेकिन जब भी कोई इस तरह का प्लेन थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, दैट टू इंटरेस्टिंग इन माय टर्म्स, उसका रीटेस्ट बहुत हल्का बनेगा. हल्का स्टैंडर्ड में आपको देना नहीं चाहती, हवा में उड़ जाते हैं. आज का असली टॉपिक जो मेरी हेडिंग है, बॉन्ड पैरामीटर्स. छोटा सा टॉपिक है, राइट. जो डीपीपी है देखना, उसके ऊपर टॉपिक क्या मिला है आपको? डीपीपी 2 क्या टॉपिक लिखा है? बॉन्ड पैरामीटर्स है ना उस पे. बस, तो बॉन्ड पैरामीटर्स. इसके बाद का चैप्टर बहुत इजी और बहुत आसान होगा. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा. बहुत नई चीजें, आपके कोई पुराने मिथ नहीं आएंगे उसके अंदर. लेकिन अगर इसके आगे के चैप्टर में कहीं आप समस्या में आए तो इन 3 वजहों से आएंगे जो मैं ले रही हूं. आज से 5 साल पहले तक मैं बॉन्ड पैरामीटर्स पे लेक्चर नहीं लेती थी. सीधे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराई, उसकी लिमिटेशंस कराई, साथ में वेस्पर हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, चैप्टर खत्म. 2 ही थ्योरी है. लेकिन हर बार थ्योरी में मेरे को एक एक क्लास रिपीट करनी पड़ जाती थी बिकॉज ऑफ दीज बॉन्ड पैरामीटर्स. देन बिफोर 5 years आई प्लान कि अब मेरे को बॉन्ड पैरामीटर्स पे पहले एक अलग क्लास ले लेनी चाहिए ताकि आगे की थ्योरीज में मेरे को प्रॉब्लम ना आए. तो दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस गिव्स अस कि करो भाई अलग से क्लास लो. तो बॉन्ड पैरामीटर वो चीज है जिसपे आप मेरे को मैक्सिमम डाउट लाके देंगे. तो आज से वो बॉन्ड पैरामीटर शुरू है और चैप्टर एंड तक चलता रहेगा. सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर का क्या मतलब? हम कहते हैं कोई आपने घर लेना, आपके 4 पैरामीटर मीट करने चाहिए जी. ग्राउंड फ्लोर हो, ये हो, वो हो, कुछ पैरामीटर हर एक के होते हैं. इसी तरह से बॉन्ड के बारे में जब हम बात करेंगे जिस भी थ्योरी में अगली क्लास से, 4 पैरामीटर चेक करने होंगे मेरे को. 4 या 3 या 2 जो आपको समझ आए. अभी वो पैरामीटर्स की लिस्ट लिखवा रही, अगली क्लास से थ्योरी में उसी पैरामीटर पे बात करनी है बस. तो पहला पैरामीटर हर थ्योरी में बॉन्ड लेंथ पे जाएंगे. अगर मैं बॉन्ड लेंथ आज करा के लुईस डॉट स्ट्रक्चर फिर कराऊं ना, 50% लुईस डॉट स्ट्रक्चर गलत निकलेंगे जो हम बड़े मजे से बना के बैठे हुए चुपचाप. अभी 50% लुईस डॉट स्ट्रक्चर गलत निकलेंगे जिनमें एक आज निकल गया SO2 जो पकड़ी गई मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, किसी ने पूछ लिया. तो इतने सारे लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो बॉन्ड पैरामीटर जैसे ही आया हाथ खड़े, आई एम सॉरी आई डू नॉट नो. तो 50% लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर हम दोबारा बनाएंगे जब बॉन्ड पैरामीटर की बात आएगी. तो पहला बॉन्ड पैरामीटर क्या ले रही हूं मैं? बॉन्ड लेंथ. पहले तो मेरी क्लास को पता हो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, उसको समझते हैं. ठीक है,
दो एटम, अभी तक तो बॉन्ड ऐसे ही बनता, तो मेरी मजबूरी है क्लास 10 से जो सीख के है मेरे को बॉन्ड ऐसे ही बनाना है। अगली क्लास में बाद में बात करेंगे, बट अभी तक तो बॉन्ड ऐसे ही बनता है। दो न्यूक्लियसिस के बीच के या इसको आधा नहीं कर रही, सॉरी, वो तो आधा तो रेडियस था, इसको कह सकती हूँ बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स अगर बॉन्डेड हैं तो उसकी लेंथ को हम कहां से मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही नहीं किधर है, हम इलेक्ट्रॉन को तो कहां ही ढूंढ पाए आज तक, सर्टेनली तो कह नहीं पाए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने ड्रॉ कर रखा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पेस, इसी के अंदर अंदर मिलेंगे जी। लेकिन न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है, उसकी तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में फोटो आ गई, तो मैंने इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया आज के बाद? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड की लंबाई मेरे को दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस से मिलेगी। तो फैक्टर्स, बॉन्ड लेंथ किस चीज से डिसाइड हो सकता है? तो अगर मेरे को बॉन्ड लेंथ डिसाइड करनी है तो आपके सामने लिखा है साइज। लेंथ को डिसाइड करने के लिए तीन फैक्टर्स हैं एबीसी। फर्स्ट फैक्टर साइज। साइज क्या है देखिएगा, एक बार यहां देख लीजिएगा। अगर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स छोटे हैं, आप ये सोचना, ये जो मैंने छोटी छोटी व्हाइट बॉल्स बनाई है न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई डिफाइंड वो नहीं होती टेरिटरी, तो मैं बना नहीं सकती। दीज आर न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं दिखा नहीं सकती। बॉन्ड लेंथ का मतलब बस अब इससे सोचिएगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी बड़ा होता जाता है जैसे उसके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, एटम चेंज होगा, न्यूक्लियस का साइज भी चेंज होगा। तो दो छोटे न्यूक्लियस के बीच हमेशा डिस्टेंस कम होगा, दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है तो डिस्टेंस भी कम ही होगा। इसके बाद अगर एक छोटा और एक बड़ा ले आऊं, अब न्यूक्लियस बढ़ गया तो टोटल बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई। मेरे पास इस पूरे किट में दो ही बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि मेनली ऑर्गेनिक और वेस्पर जो आगे आने वाला है उसके लिए यूज होता है। तो वेस्पर जो अब थ्योरी आएगी, शेप्स आएंगी, उसमें दो ही बॉन्ड लेंथ आपने डील करनी है। तो ये किट में दो ही बॉन्ड लेंथ है। अगर होती मेरे पास एक और तो मैं इसको थोड़ा सा इससे लंबा बनाती, बट शायद मैंने बड़ी बॉल यूज कर ली हो तो एक विजुअलाइजेशन ऐसा हो जाए कि ये बॉन्ड तो दिख ही रहा है लंबा, ये थोड़ा छोटा है। और अगर दोनों बड़े होंगे तो ये बॉन्ड लेंथ आई जो सबसे लंबी होगी। तो कौन सा बॉन्ड छोटा, कौन सा बॉन्ड लंबा, वो इससे दिखना चाहिए। छोटे एटम्स छोटी बॉन्ड लेंथ, बड़े एटम्स बड़ी बॉन्ड लेंथ, तो बीच में ये सेट हो जाएगा, राइट? दिस विल बी सेटल्ड इन बिटवीन। आई होप आपको बॉन्ड लेंथ क्लियर हो गई, बड़ी और छोटी का क्या मतलब होता है। तो बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बड़ा एटम बड़ी लेंथ, ठीक है। इसके बाद अब अगर मेरे से कोई पूछे इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड लंबा होगा, वेरी ऑब्वियस, बी आर बड़ा है क्योंकि नीचे आता है, जो नीचे आता है वो बड़े होते हैं। तो पीरियोडिसिटी आता है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत कम दिक्कत आने वाली है। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिसिटी, जो अभी तक हमने बात नहीं की, आज से शुरू होगी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर दो एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, दो एटम्स के बीच, उन्हीं दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है, और उन्हीं दो एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 गुना अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मतलब 2 गुना अट्रैक्शन, सिंगल बॉन्ड मतलब ओनली 1 टाइम अट्रैक्शन। कम अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड लंबा, डबल अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड और छोटा, ट्रिपल अट्रैक्शन मतलब और छोटा। तो बॉन्ड लेंथ क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रही हूं लिख तो लिया ही था हम लोगों ने। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन, लेटर इन दिस चैप्टर, तब इस स्लाइड पे वापस आएंगे, रेदर उसी स्लाइड पे मैंने बना रखा होगा और वहां आपको बताऊंगी। वी लेफ्ट दिस हैशटैग पेंडिंग, कुछ ऐसा ही था, वेटिंग, सॉरी, हैशटैग वेटिंग लगा के रखा हुआ होगा और उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी हाइब्रिडाइजेशन आपको आता नहीं है, ठीक है। सो ये तीसरी बस हेडिंग लिख लीजिए। तो यहां तक हो गया सबका। तो बड़ा आसान था, बॉन्ड लेंथ मुश्किल नहीं, तो ये चैप्टर वाकई इजी है, मतलब इसमें दिक्कत आएगी नहीं, आपको बहुत इजीली चीजें आती जाएंगी। तो ये चैप्टर आप समझ लीजिए। आगे आने वाले एक और बहुत गंदे चैप्टर, और पीछे जो गया एक और बहुत गंदा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, उसके बीच में थोड़ा सा आपको स्वीट सा एक चैप्टर डाल दिया। इसके आगे वाले के बाद फिर आप थोड़ा सा दिक्कत में आएंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आए थे। तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सुकून देने के लिए आया है कि बाद में हम थोड़ा दर्द और दे सकें आपको। अगला बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एनर्जी। बच्चों को क्या ज्यादा पसंद है, कुछ बनाना कि कुछ तोड़ना? ऑफ कोर्स, मतलब कहीं किसी सोफे पे एक छोटा सा छेद है अगर,
मैं जब इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर में 3 साल, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, घर पे पढ़ाती थी, ब्रेक लिया था मैंने, और मैं अपने सोफे पे बिठाती थी बच्चों को, और मैं एक प्रॉपर चेयर पे बैठती थी। वो छेद 6 महीने में इतना बड़ा कर दिया। दिस इज वॉट यू पीपल आर मेड ऑफ, डिस्ट्रक्टिव नेचर, नथिंग रॉन्ग। ये प्रवृत्ति है, ये कुदरत ने आपको डिस्ट्रक्टिव बना के भेजा है। और मुझे मेरे प्रोफेशन ने यह चीज सिखा दी कि जब बॉन्ड एनर्जी पढ़ाओ और इनको बताओ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बड़े दुखी होते हैं। इसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो मेरे को बच्चों ने बेटर वे बता दिया। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। जब कहो बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, वो उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। कभी गलती नहीं होती बच्चों से। और जब कह दो एनर्जी रिलीज्ड, एक तो इस बात को मानने को अब आपका दिल नहीं तैयार होता, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती, मेरे को दिख तो नहीं रही है, लेकिन तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगती है। बचपन से कर ही यही रहे हैं हम, तोड़ ही तो रहे हैं ये चीजें, तो उसमें एनर्जी लगती है, इसलिए वो पता होता है। बुक्स आपको ये देंगी, मैं आपको ये दूंगी, बिकॉज यू आर मोर फ्रेंडली विद दिस। तो किताबें क्या कहेंगी? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 1 मोल, अब ये मोल वर्ड मेरे को क्यों लाना पड़ता है, अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा। ये जितनी भी इंथैल्पीज हैं, बिना अमाउंट के आप नहीं बात कर सकते, तो हर जगह मेरे को पर मोल बात करनी पड़ेगी अगले चैप्टर में, इसीलिए मेरे को 1 मोल अभी से लाना शुरू करना पड़ेगा। तो energy released when 1 mole of bond is formed is called as bond energy. And better for you is energy needed to break 1 mole of any bond is called as bond energy. इससे आपके आंसर सही आएंगे ये सोचने से, इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब मैं आगे जाऊं, ये सब पढ़ूं, उससे पहले जो भी आगे आना है मैं आपसे पहले सही बुलवा लेती हूँ, फिर नोट कर लेंगे। आप मुझे बताइएगा, छोड़ दीजिएगा इसको, अब तोड़ने में आप लोग एक्सपर्ट हैं, तो आप मुझे बताइएगा ये बॉन्ड तोड़ने में मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये बॉन्ड तोड़ने में? येलो और व्हाइट में किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में? छोटा बॉन्ड। छोटे बॉन्ड का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, पास है। तो आप गलत थे, बट कोई बात नहीं। जितना छोटा बॉन्ड उसका, आर्यन एंड पन्नव एवरीथिंग इज फाइन, पहले एक सो रहा था, अब दूसरा भी। एक बड़े अच्छा सा स्टेटमेंट है। मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था, फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन किया। अब हम दोनों डिप्रेस्ड हैं, हम दोनों परेशान हैं, पेपर में होगा क्या? एक सो रहा था तो दूसरा भी सो रहा है। पन्नव उठो, पीछे जाओ, चलो। यस, उठो। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स ना सिर्फ एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाते। ऑल्दो यू टू आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, दैट आई नो, बट मुझे तो वो बात कहनी थी, उठाना था, जगाना था लोगों को। चलिए, आर इन नाउ बी एक्टिव थोड़ी और देर के लिए, राइट? ये मैं इतने प्यार से सिर्फ एक आधी बारी बोलती हूँ। ये बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि दूर दूर है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उतना तोड़ना आसान। इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी अगर कोई मेरे से पूछे फैक्टर्स, तो पहला तो बॉन्ड लेंथ कह दूं। लंबा बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड टूट जाएगा। छोटा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। सेम इज द रिलीज्ड एनर्जी। छोटा बॉन्ड जब बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। बच्चों, एसर्शन रीजन में पूछी जाएंगे ये चीज। छोटा बॉन्ड, ये सब लिखा है यहाँ। छोटा बॉन्ड क्यों ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस एनर्जी रिलीज। छोटा बॉन्ड मींस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास पास, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज्ड विल बी मोर। तो पहला फैक्टर तो तुम लोगों को आ गया। दूसरा फैक्टर यहां की बाद में बात करेंगे। 2 कार्बन की, हाँ जी, लेटिस नहीं आया अभी, बॉन्ड लेंथ है, लेटिस तो मैं भी ला ही नहीं रही। यस यस, ये सब आ रहा है, बिल्कुल सही, सही जगह पहुंच गए। दूसरी चीज सुनिएगा आप लोग, कहां थी मैं? यस, 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड एनर्जी, तो किन दो के बीच बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने में? ट्रिपल भाई, ट्रिपल भी बोला मैंने, डबल और ट्रिपल नहीं पूछ रही मैं। सबसे ज्यादा एनर्जी ऑफ कोर्स ट्रिपल में, फिर डबल में, फिर सिंगल में। तो ये भी आपको आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नोट कर लेते, जो कुछ नया होगा वो बात कर लेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी करिए नोट।
तो स्मॉल साइज हाई बॉन्ड एनर्जी। तो आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल उस तरह से आप मेंशन कर लो यहां पर कि बॉन्ड एनर्जी, जितना छोटा बॉन्ड उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, छोटा साइज ज्यादा एनर्जी। तो बिल्कुल ये इनवर्सली डायरेक्टली वाज करेक्ट इंटरवेंशन। लिखिए, साइज ऑफ एटम है बेटा, बड़े एटम्स के बीच बड़ा बॉन्ड बनता है, छोटे एटम्स के बीच छोटा बॉन्ड बनता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके मैम। गुड क्वेश्चन। तो कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है, जो मैंने व्हाइट और येलो से दिखाया, वो यही है। आपको पता है बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ नहीं पूछ रही, बॉन्ड एनर्जी छोटे की ज्यादा होगी, जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग। मल्टीप्लिसिटी में भी लिख लीजिए बच्चों, कि तोड़ना है तो ट्रिपल को तोड़ना मुश्किल होगा ना। तो अब मैं बात कर रही हूं बॉन्ड तोड़ना कहां आसान कहां मुश्किल, बॉन्ड एनर्जी कहां ज्यादा कहां कम। तो सबको जरा पेन डाउन करके इस क्वेश्चन में आप क्लास 12th में भी गलती करेंगे, ये भी 12th के एनसीईआरटी में भी है सेम क्वेश्चन, इसमें भी है 12th में भी है। ये आपको मैं कुछ बॉन्ड्स का कंपैरिजन बताती हूं, इन पे थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। फ्लोरीन, पूरे अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं तो हाइड्रोजन के बाद फ्लोरीन का ही नंबर आता है साइज में, इतना छोटा है। हाइड्रोजन के बाद तो फिर अगर देखो तो फ्लोरीन ही है। हाइड्रोजन के नीचे अगर लिथियम है, लिथियम हाइड्रोजन से बड़ा है, और मुझे पता है अक्रॉस द पीरियड साइज का क्या होता है, छोटा होता जाता है। तो फ्लोरीन जो इधर आया वो बहुत छोटा है। तो उस हिसाब से चलूं तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा, सबसे स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, इसको तोड़ना सबसे मुश्किल। एंड कार्बन का बॉन्ड इज वीक। लेकिन आपको 10th क्लास में बताया गया है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होने की वजह क्या है? इसकी कैटिनेशन। वन ऑफ द रीजन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकेज, और सेल्फ लिंकेज नेचर में इतनी ज्यादा क्यों बनी हुई है? ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है भाई, बाकियों की क्यों नहीं है कैटिनेशन? वाई ओनली कार्बन, जिसके से एक सब्जेक्ट ही अलग इजाद करना पड़ गया हमको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, मेरा तो मामला उल्टा जा रहा है यहां पे। मैं तो सोच रही हूँ ये छोटे, बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब इसे तोड़ नहीं सकते, रिजल्ट उल्टा है नेचर में। तो फिर अब जब नेचर से ऐसे उल्टे रिजल्ट आएंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो मैं मिस कर रही हूँ। क्या मिस कर रही हूँ? चेक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इसके ग्रुप में इससे पहले जो आ रहे थे उनसे तो बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे को समस्या क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बात क्या होती है, वहां से शुरू करती हूँ। अगर ये बड़ा साइज है दोनों कार्बन का, इनमें बॉन्ड बना, जो भी बॉन्ड लेंथ थी, बॉन्ड एनर्जी थी, ठीक है, मैंने नोट कर ली। इसके बाद नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बॉन्ड छोटा बनना चाहिए, बिल्कुल छोटा बना बॉन्ड, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन पे एक मुसीबत शुरू हो गई, यानी लोन पेयर्स। अगर आप सोचो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको कराए क्यों, मेरे को बार बार लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बहुत कुछ इस्तेमाल करना है, ना कराती तो आप यहां फंसते। तो नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर है। अब ये मत कहना इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, नाइट्रोजन के और बॉन्ड्स बने हुए हैं, मैं सिर्फ अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना हुआ हो, बाकी इसके साथ 2H लगे हुए हैं या कोई भी दो चीजें लगी हुई हैं, ऑक्टेट इनके पूरे हैं, सब कुछ हो रखा है, तो वहां मत जाना आप लोग। अगर एन एन सिंगल बॉन्ड में मैं देखूं छोटे थे, पास आए, पास आते ही क्या गड़बड़ हो गई, ये भी पास आ गए, आएंगे ही। जब ये भी पास आए, 4 इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी सी जगह में, चारों पे नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन, तहलका मच गया। क्या मतलब है भाई? उसको लंबा होना पड़ा बॉन्ड को। बॉन्ड का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। और अगर दो भाइयों में लड़ाई होने लग जाए तो क्या करना पड़ता है भाई? अलग तो करना पड़ता है, दूर तो करना पड़ता है, देखा ही होगा रोजमर्रा में। तो ये तो कुदरत है, रिपल्शन होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को होना छोटा चाहिए था, रिपल्शन अवॉइड करने के लिए, जो कलेश हो रहा है वो अवॉइड करने के लिए मेरे को उनको दूर करना पड़ा।
ऑक्सीजन तो और छोटा, लो जी, और पास, और कितने लोन पेयर? ऑक्सीजन पे तो यहां मतलब आप सोच भी नहीं सकते। फिर टाइट बॉन्ड बना, छोटा बॉन्ड बना, और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जरा सी जगह पे आ गए आपके सामने है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ह्यूज रिपल्शन। फ्लोरीन तो डोंट आस्क, एक्सप्लोसिव है। अगर F2 में रूम टेम्परेचर पर ले आऊं, मैं ही नहीं आऊंगी, उड़ जाएंगे हम सब। F2 को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी नहीं ला सकते, उससे पहले ही एक्सप्लोड हो जाती है। इट्स अ लिक्विड बॉम्ब। अगर आप इस F2 गैस को, नॉट लिक्विड, F2 गैस का कोई रिएक्शन पूरे 2 साल आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रिएक्शन करने वाले नहीं बचना है, क्या ही कर ले, लैब ही नहीं है मेरे पास, मेरे पास वो सरकमस्टांसेस ही नहीं है। अगर कोई कहे क्यों फ्लोरीन को आप -50 डिग्री पे ले आओ, बहुत ज्यादा फ्रीज कर दो, नहीं करेगा रिएक्ट। और भाई जिससे रिएक्ट करना है वो मर जाएगा फ्रीज करने में, मतलब दूसरा रिएजेंट। रिएक्शन करने के लिए मेरे को एक कंडीशन लानी पड़ती है ना। तो F2 का जब भी हम 12th की केमिस्ट्री में फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं, मैं एक ही बात करते हैं, इसका रिएक्शन खुद क्रिएट मत कर लेना कॉपी पे, क्योंकि एक्चुअल में नहीं हो सकता। आप इसको ला ही नहीं सकते रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन में आप इसको ला ही नहीं सकते, फट जाएगा एकदम। क्यों भाई? F2 आपने बना लिया, कितने लोन पेयर्स हैं इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स को तुम इकट्ठा एक छोटे से बॉन्ड में ले आए। इस रिपल्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग अर्थ पे तो एफिशिएंट नहीं है, या हैं भी तो उसके लिए इतनी स्पेशल कंडीशंस हैं कि उसमें आप बाकी कुछ और नहीं कर सकते। बट है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इतने लो टेम्परेचर या इतना इसको फ्रीज नहीं कर सकती, करने को तो कर ही सकती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उसका कर कुछ नहीं सकती, पड़ा है फ्रीज करके तो पड़ा है, ठीक है। सो पॉइंट यहां कहने का ये है, सबसे छोटा बॉन्ड होते हुए भी सबसे वीक बॉन्ड है। Why? Because lone pair. तो ये जो छोटा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, ये सिर्फ तब जब लोन पेयर ना हो। लोन पेयर आते ही छोटा बड़ा बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लोन पेयर रिपल्शन विल डिसाइड। नोट इट। यही वजह है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दुनिया का, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए इसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड, साइकिल्स, चेन्स, ब्रांच स्ट्रक्चर्स, इतने कंपाउंड एग्जिस्ट हुए क्योंकि नेचर तो बड़ा फेवर कर रहा है इसको। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नेचर की, तो टेंशन ये खत्म हो गई, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। लाइफ के लिए भी यही बॉन्ड है। आप लोग जो लाइफ देख रहे हो अपनी, वो इसी सिंगल बॉन्ड की वजह से है। हर तरह का न्यूट्रिएंट आप कंज्यूम कर रहे हो, ग्लूकोज, व्हाट नॉट, कार्बोहाइड्रेट, सब में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो लाइफ इज बिकॉज ऑफ दैट स्टेबल बॉन्ड, हाईली स्टेबल। इसी वजह से डायमंड हार्डेस्ट है, उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज हार्डेस्ट। कोई और बॉन्ड ही नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का इतना बड़ा पैकेट है वो, दैट्स व्हाई इट इज हार्डेस्ट। यस, आज तो इस पे बात हुई है। लिखो, सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ताकतवर बॉन्ड कौन सा है, ये बताया गया आपको। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई 12th में दे, कोई 11th में दे, बनता बॉन्डिंग चैप्टर में ही है। सबसे ताकतवर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक का मतलब दो एटम्स के बीच बने हुए बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग कोई होगा नहीं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के भी कितने एग्जाम्पल रख दिए मैंने सामने। इनमें भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी है। एक पॉइंट जो अभी तक किसी ने नहीं बताया आपको, नॉट N2 गैस, आपको नाइट्रोजन कहां चाहिए और क्यों चाहिए? आपको, प्लांट्स को नहीं, आपको। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल मटेरियल किस पे खड़ा है? प्रोटीन्स, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्केलेटन, प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल मटेरियल का मतलब है आपको चोट लगे और जैसे स्किन टूट आपकी खराब हुई या स्क्रैच आया, कुछ भी आया आपकी स्किन पे, इफेक्ट आया, थोड़े दिन बाद चोट जब ठीक हो जाती है, एग्जैक्ट सेम स्किन आ जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू DNA और ऑल दोज थिंग्स, वो अपने बायोमोलिक्यूल्स और उसमें आएगा 12th में, और जेनेटिक्स वगैरह थोड़ा बहुत वहां बात करेंगे कि क्या क्या काम होता है, केमिस्ट्री वहां क्या रोल प्ले करती है सेल के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, तब बात होगी। लेकिन अभी आपको इतना पता है, वो जो सेल रिक्रिएट हो रहे हैं वहां पे, वो प्रोटीन है। आपके बाल और आपके नेल्स क्या बताते हैं आपको? बड़े अच्छे हैं,
अगर, तो वो क्या बताते हैं आपके बारे में? आपकी इंटरनल हेल्थ। प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स, आई होप एवरीबडी नोस। ठीक है, दालें। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, सिर्फ नेचर में एक चीज के पास ये स्ट्रेंथ है कि वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। मुझे अपने प्रोटीन कंटेंट के लिए नेचर में फ्री में N2 मौजूद है, फिर भी मेरे को किस पे डिपेंड करना पड़ रहा है? दालों पे। वाई? बिकॉज एक ही जगह राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और वो रूट नोड्यूल्स में, और ये पूरी साइकिल आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई गई होगी, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन। अब हाँ हाँ का कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ। नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और वो प्रोटीन के थ्रू खाना खा के हमारी बॉडी में पहुंचता है, तब हमें प्रोटीन कंटेंट मिलता है। यहां कहने का मतलब है ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है जिसको सिर्फ एक बैक्टीरिया तोड़ सकता है। क्या आपने कभी सुना है इस बॉन्ड को कोई और चीज भी तोड़ सकती है? ये भी सुना हुआ था राइजोबियम बैक्टीरिया, इस तरह से नहीं, इस तरह से आपने अपनी लाइफ के साथ रिलेट नहीं किया होगा। देयर इज वन मोर थिंग, ओनली अदर थिंग विच कैन ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड इज थंडरिंग, लाइटनिंग हैपन बिफोर रेन। या जो आप स्टॉर्म से पहले जो साउंड सुनते हैं, जो लाइटनिंग होती है, जो दिखाई देती है आपको, उस लाइटनिंग के दौरान एटमॉस्फेयर में ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन टूटता है। अगर उतनी एनर्जी अर्थ पे आ जाए, कई बार सुनते होंगे कि बिजली गिरी, और उसके अगर आप फोटोज देखें तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वी कैन नॉट क्रिएट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लेनेट। तो इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है इस गैस को तोड़ने में, तभी इंसान ने 78% छोड़ रखी है। नहीं, हमने कोई तरीका निकाल लिया होता उसको भी यूज करने का। सो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की स्ट्रेंथ समझिए, ओनली वन थिंग इज एबल टू डू इट अंडर नॉर्मल कंडीशन, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। और हम उस पर कितना डिपेंड करते हैं? ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? मैंने आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें नहीं बनाया, थोड़ी देर पहले बना के आ चुकी हूं। जिसको तोड़ने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया या थंडरस्टॉर्म का मेरे को वेट करना है, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग ये है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वैल्यू समझ रहे? सो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग भी कौन सा है? वो ये चारों पे आए हुए क्वेश्चन से उठाया, ये कहीं पर कोई टॉपिक नहीं था। 3-4 साल पहले ये नीट का क्वेश्चन था, मैंने वहां से इसको उठा के अपनी स्लाइड पे डाला कि ये कंपैरिजन भी पूछते हैं। हालांकि हम बताते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एकदम से उस क्वेश्चन को पिक्चराइज कर पाना आपके लिए समटाइम पॉसिबल नहीं होता। नोटेड। और इस डिस्कशन के बाद शायद आपको याद भी रहे कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी टू ब्रेक। ठीक है, आगे चल सकते हैं। लास्ट फैक्टर, बॉन्ड ऑर्डर। ये लिख लिया है ना? लास्ट पैरामीटर इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो दो एटम्स के बीच अगर एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। दो बॉन्ड्स है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2। 3 बॉन्ड्स है तो क्या होगा? 3। अब जितना पढ़ा है उसको रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि एंड है ये। बॉन्ड लेंथ इन तीनों में किसकी सबसे छोटी? थर्ड वाले की। तो अगर कोई मेरे को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाने को कहे तो लगा दूं। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। क्या कर रही? ठीक है। इसके बाद बॉन्ड लेंथ का भी आपने, ये था बॉन्ड ऑर्डर, ये था बॉन्ड लेंथ, और ये था बॉन्ड एनर्जी। हेल्प मी विद दिस बानी। बॉन्ड ऑर्डर तीनों का 1 ही होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर तीनों का 1 है। क्या तब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में फर्क आएगा? फ्लोरीन का बॉन्ड अगर सबसे स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने में मेरे को सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनी करेक्शन? आप दोनों ने जो कहा, बाकी दो लोग, या सही कहा? मेरे को लगता था मैं कहानियां सुना सुना के पढ़ाती हूँ तो बच्चों को याद रहता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई। फ्लोरीन में वही वाली चीज आ गई, सो मेनी लोन पेयर्स। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने पर, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
नंबर ऑफ बॉन्ड्स बराबर होने पर क्या बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है? यहां मैं बॉन्ड लेंथ में क्यों नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअल लेंथ मैच ही नहीं करेगी। या मैं सीधे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्यों आई? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बट इतने ह्यूज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी लेस। वेरी लेस इज नॉट सफिशिएंट हेयर। मैं क्या लिखूंगी? वेरी वेरी लेस। कार्बन इसलिए नहीं था कि पता ही था, मुझे याद दिलवाना था कि आप लोग वो लोन पेयर रिपल्शन लगा भी पा रहे हो कि नहीं, जो थोड़ी देर पहले बताया। तो इन तीनों में तो यही बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, साइज बड़ा होने के बावजूद भी। इसका साइज सबसे छोटा, इसे सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ने सारी कहानी बदल दी। तो यहां मेरा कहने का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं होती। यहां तक क्लियर सबको? नोट करिए इसको, और आज की क्लास हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे।